जरा सोचिए, एक ऐसा विद्वान जिसे दुश्मन की सेना बंदी बनाकर एक बिल्कुल अनजान देश में ले आती है। हाँ, मतलब एक वॉर प्रिजनर। एग्जैक्टली और फिर वो वहीं की भाषा सीखता है, वहां के ग्रंथ पढ़ता है, और एक ऐसी किताब लिख देता है जो जो 1000 साल बाद भी, मतलब आज भी, उस देश को समझने का सबसे बड़ा जरिया है। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। और ये कहानी है अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बेरूनी की। एक ऐसा नाम जिसे विद्यासागर यानी ज्ञान का समंदर कहा गया। और कई लोग तो उन्हें दुनिया का पहला सच्चा भारत शास्त्री, मतलब फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट भी मानते हैं। बिल्कुल। तो आज हम उसी अलबेरूनी की आंखों से 11वीं सदी के भारत को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो स्रोत है वो अल बेरूनी की अपनी किताब किताब उल हिंद और उसके जीवन पर आधारित है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उसने क्या देखा, बल्कि ये समझना है कि एक बाहरी व्यक्ति ने, वो भी जो एक बंदी था, उस दौर के समाज को, यहाँ के ज्ञान विज्ञान और सोच को कैसे परखा। ये एक तरह से टाइम मशीन में बैठकर उस दौर को देखने जैसा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये अलबेरूनी था कौन और भारत पहुंचा कैसे? अल बेरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारिज्म में, जो आज का उज़्बेकिस्तान है। और हमें ये समझना होगा कि वो सिर्फ कोई इतिहासकार नहीं था। उसकी दिलचस्पी का दायरा बहुत बड़ा था। जैसे कि गणित, खगोल विज्ञान, भूगोल, दर्शन, दवाइयाँ, भाषाएं, मतलब आप नाम लीजिए और शायद वो उस विषय का जानकार था। अच्छा, अरबी, फारसी, इब्रानी, सीरियाई और फिर भारत आकर संस्कृत भी सीखी। वो अपने समय का एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। ये तो कमाल है। लेकिन फिर सवाल वही है, वो भारत आया कैसे? मुझे नहीं लगता कि वो घूमने के इरादे से आया होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। 1017 में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर हमला किया और वहां से कई विद्वानों और कलाकारों को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। और अलबेरूनी भी उन्हीं में से एक था। हाँ, अल बेरूनी भी उन्हीं बंदियों में से एक था। एक मिनट, मतलब जिस आदमी को हम भारत का सबसे बड़ा या शुरुआती भारत शास्त्रियों में से एक कह रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ एक कैदी के तौर पर हुई। हाँ, और यही बात उसे और भी ज्यादा खास बनाती है। ये तो अविश्वसनीय है। गजनी में रहते हुए ही उसकी दिलचस्पी भारत में बढ़ने लगी और जब गजनवी ने पंजाब पर कब्जा किया तो अल बेरूनी को भारत आने का मौका मिला। अच्छा, वो करीब 1019 से 1029 तक, मतलब लगभग एक दशक, मुख्य रूप से पंजाब के इलाकों में रहा। उसने अपनी किताबों में लाहौर, मुल्तान जैसी जगहों का जिक्र किया है ना? हाँ, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, इन शहरों का जिक्र मिलता है। और उसने इस मजबूरी को, इस कैद को एक मौके में बदल दिया। उसने क्या किया? उसने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, खासकर उन हालात में। उसने संस्कृत सीखी, जो उस समय बहुत मुश्किल रहा होगा एक बाहरी के लिए। बहुत मुश्किल। और फिर उसने ब्राह्मण विद्वानों और पंडितों के साथ बैठकर हिंदू धर्म, दर्शन, विज्ञान, शास्त्रों, इन सब का गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया। मतलब उसने अपनी कैद को एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना लिया। एक तरह से, हाँ। और इसी रिसर्च का नतीजा थी उसकी किताब किताबुल हिंद। सही। बिल्कुल। 1030 में पूरी हुई किताबुल हिंद, जिसे तहकीके हिंद भी कहते हैं। जिसका मतलब है भारत की खोज। हाँ, इंक्वायरी इनटू इंडिया। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 11वीं सदी के भारत का एक आईना है, 80 अध्यायों में बटी हुई। 80 अध्याय? हाँ, और इसमें धर्म, त्योहार, रीति रिवाज, जाति व्यवस्था, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, कानून, हर चीज पर बात की गई है। इसीलिए इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, उसे एडवर्ड सी सेचाओ ने अल बेरूनीज इंडिया कहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये उस दौर को समझने के लिए हमारी सबसे कीमती खिड़की है। तो फिर चलिए इस खिड़की से झांक कर देखते हैं। सबसे पहले समाज कैसा दिखता है? मुझे लगता है जाति व्यवस्था ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा होगा। भारत की वर्ण व्यवस्था उसके लिए एक पहेली जैसी थी। उसने 4 वर्णों का जिक्र किया, जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है। ब्राह्मण, जो सिर से पैदा हुए और सबसे ऊंचे माने गए। और इसके बाद क्षत्रिय, जो कंधों और हाथों से आए। फिर वैश्य, जांघों से। और आखिर में शूद्र, जो पैरों से पैदा हुए और सबसे निचले पैदान पर थे। हाँ, उसने ये तो लिखा, लेकिन वो सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं रोका। यहीं उसकी गहरी नजर दिखती है। अच्छा। उसने देखा कि समाज इन 4 वर्णों से कहीं ज्यादा जटिल है। उसने अंत्यज नाम के एक समूह का जिक्र किया है। अंत्यज? ये कौन लोग थे? जिन्हें हम आउटकास्ट्स कह सकते हैं। ये लोग इन 4 वर्णों का हिस्सा नहीं थे। तो फिर इनमें कौन शामिल थे?
उसने 8 श्रेणियों का जिक्र किया है, जैसे धोबी, मोची, टोकरी और ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआरे, शिकारी और जुलाहे। मतलब ये वो लोग थे जो समाज के लिए बहुत जरूरी काम करते थे। बिल्कुल, लेकिन उन्हें गांव या शहर के अंदर रहने की इजाजत नहीं थी। वो समाज का हिस्सा होकर भी उससे बाहर थे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई शायद, इससे भी नीचे एक और तबका था। हाँ, एक ऐसा तबका जिसे छूना भी पाप माना जाता था। अछूत। हाँ, अलबरूनी ने हारी, डोम, चंडाल और वधातु जैसे समुदायों का जिक्र किया है। उनके साथ भेदभाव का स्तर ऐसा था कि उन्हें शहर की हदों के भीतर पैर रखने की भी मनाही थी। एक बाहरी व्यक्ति के लिए ये सब देखना कितना अजीब और परेशान करने वाला रहा होगा। बहुत ज्यादा, और ये उसकी लिखाई में साफ छलकता भी है। उसने इस पर कोई टिप्पणी की? हाँ, उसने छुआछूत की इस अवधारणा पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी की है। उसने साफ साफ लिखा, ब्राह्मणों की छुआछूत की विचारधारा प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक भारी व्यक्ति का नजरिया है जो हमें बताता है कि ये व्यवस्था उसे कितनी अस्वाभाविक लगी। बिल्कुल। उसके लिए जो एक अलग सामाजिक संरचना से आया था, यह विचार कि कोई इंसान जन्म से ही अपवित्र हो सकता है, यह तर्क और प्रकृति दोनों के ही खिलाफ था। ये हमारे समाज को एक बाहरी आईने में देखने जैसा है। एकदम। उसने एक और रिवाज का भी जिक्र किया जो समाज की इसी कठोरता को दिखाता है। क्या? उसने लिखा कि अगर किसी हिंदू को युद्ध में बंदी बना लिया जाता था और वो बाद में छूटकर वापस आता, तो क्या होता था? समाज उसे स्वीकार नहीं करता था? आसानी से नहीं, उसे गोबर, गौमूत्र और दूध के मिश्रण में डुबकी लगाकर प्रायश्चित करना पड़ता था। ये तो बेहद अपमानजनक रहा होगा। इतना अपमानजनक कि अलबरूनी लिखता है कि कई लोग इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बजाय इस्लाम अपनाना बेहतर समझते थे। अच्छा, तो यहाँ हमें ये भी संकेत मिलता है कि उस दौर में धर्म परिवर्तन का एक कारण सिर्फ तलवार का डर नहीं, बल्कि समाज की अपनी ही बनाई हुई ये दीवारें भी थी जिनसे कुछ लोग शायद बचना चाहते थे। समाज की ये जो कठोर बनावट थी, इसका असर महिलाओं पर भी पड़ता होगा। क्या अलबेरूनी ने उनकी स्थिति के बारे में भी कुछ खास लिखा है? हाँ, उसने उस दौर की कई सामाजिक सच्चाइयों को दर्ज किया है, जैसे बाल विवाह और बहुविवाह के चलन का जिक्र है। और तलाक? ऊंची जातियों में तलाक का कोई रिवाज नहीं था, और विधवाओं की हालत तो बहुत ही दयनीय बताई है उसने। मतलब विधवा विवाह की इजाजत नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। तो उनके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते थे। क्या? या तो वो अपने पति की चिता पर सती हो जाएं, या फिर पूरी जिंदगी अपमान और तंगहाली में गुजार दें। और संपत्ति पर अधिकार? संपत्ति पर भी उनका कोई हक नहीं था। पैतृक संपत्ति में सिर्फ अविवाहित बेटी को एक छोटा हिस्सा मिलता था, लेकिन शादीशुदा महिला का कोई अधिकार नहीं था। समाज की बात हो रही है तो शिक्षा का क्या हाल था? क्या ज्ञान सबके लिए था? देखिए, यहाँ अलबरूनी एक बहुत चौंकाने वाली और कुछ हद तक विवादित बात लिखता है। क्या? उसके अनुसार वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों और क्षत्रियों को था। सिर्फ इन 2 वर्णों को? हाँ, और अगर कोई वैश्य या शूद्र वेद पढ़ते या सुनते हुए पकड़ा जाता था तो सजा के तौर पर उसकी जीभ काट दी जाती थी। क्या? जीभ काट दी जाती थी? ये तो बहुत ही क्रूर है। लेकिन क्या ये सच में होता था, या ये सिर्फ किसी कानून की किताब में लिखा एक सख्त नियम था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कई आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि हो सकता है ये बात थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। या ये भी हो सकता है कि अलबेरोनी ने किसी धर्मशास्त्र में लिखे नियम को शब्दशः लिख दिया हो। बिल्कुल, और जमीनी हकीकत शायद उतनी कठोर न रही हो, ये मुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर ये सिर्फ किताबों में भी लिखा था तो ये इस बात का तो पक्का संकेत है कि ज्ञान पर कुछ खास वर्गों का एकाधिकार था। सही कहा। ज्ञान को बाकी समाज से दूर रखने की पूरी कोशिश की जाती थी। ज्ञान सबके लिए नहीं था। ये तो समाज का एक पहलू हुआ, लेकिन अलबेरूनी एक वैज्ञानिक भी था। क्या उसने भारत के ज्ञान विज्ञान की दुनिया में भी झांका? बिल्कुल, और बहुत गहराई से। वो यहाँ के ज्ञान से बहुत प्रभावित भी था। उसने सिर्फ रीति रिवाज नहीं देखे, उसने भारत के खगोल शास्त्र के 5 प्रमुख सिद्धांतों का जिक्र किया है। सूर्य सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और बाकी सब। सिर्फ नाम बता देना एक बात है, पर क्या उसने इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश भी की? यही तो उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं था, वो एक विश्लेषक था। अच्छा। उसने इन सिद्धांतों का अध्ययन किया, उनकी तुलना ग्रीक खगोल विज्ञान से की
और उनकी ताकत और कमजोरियों को परखा। ये तो जबरदस्त है। इतना ही नहीं, उसने लंबाई, समय और वजन की बारीक से बारीक इकाइयों को भी दर्ज किया, जैसे लंबाई के लिए यव, अंगुल, बित से लेकर योजन तक। ये उसकी वैज्ञानिक सटीकता और गहरी रिसर्च को दिखाता है। बिल्कुल। और त्योहारों के बारे में भी लिखा है उसने। हाँ, और वो हिस्सा पढ़ना बहुत मजेदार है। उसने कई त्योहारों का वर्णन किया है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि आज के कई जाने माने त्योहार जैसे कि छठ पूजा, उसका जिक्र नहीं मिलता। नहीं, उसकी 11वीं सदी की लिस्ट में उसका जिक्र नहीं है। इससे पता चलता है कि समय के साथ हमारे त्योहार भी कैसे बदलते और विकसित होते हैं। इतना गहरा अध्ययन करने के बाद ये मानना तो मुश्किल है कि उसे सब कुछ अच्छा ही लगा होगा। क्या उसने कोई आलोचनात्मक टिप्पणी भी की है? बिल्कुल की है, और यही उसकी ईमानदारी दिखती है। याद रखिए, वो एक बंदी था, पर उसकी कलम आजाद थी। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि यहाँ के लोगों को अपने इतिहास को तारीखों के हिसाब से सहेजने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मतलब क्या कहना था उसका? उसने साफ लिखा है, हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम पर ध्यान नहीं देते। जब उनसे किसी राजा के शासनकाल का सही सही समय पूछा जाए और उन्हें उत्तर ना मिले, तो वे किस्से कहानियां सुनाने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस समय का समाज अपने इतिहास को तथ्यों के बजाय कथाओं के जरिए याद रखता था। ये इतिहास को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसके लिए इतिहास तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा था, जबकि यहाँ इतिहास कहानियों और नैतिक शिक्षाओं का खजाना था। ये दो अलग अलग सभ्यताओं के नजरिए का टकराव था। एकदम, जिसे शायद अल्बेरूनी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसने भारतीयों के स्वभाव के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही थी, जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और वो शायद उसकी सबसे तीखी टिप्पणी है। उसने क्या कहा था? उसने लिखा, वे सोचते हैं कि कोई देश उनके देश जैसा नहीं, न कोई राजा उनके जैसा, न कोई धर्म उनके धर्म जैसा, और न कोई विज्ञान उनके विज्ञान जैसा। ओह, एक तरह से उसने भारतीयों को अपनी दुनिया में मगन और थोड़ा घमंडी पाया। हाँ, और उसका मानना था कि इस संकीर्णता या कुएं का मेंढक वाली सोच के कारण भारतीय लोग बाहरी दुनिया के ज्ञान का फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें लगा कि जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है वो उनके पास ही है, और इस वजह से उन्होंने बाहर की दुनिया से सीखना बंद कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी आलोचना है। सब कुछ देखने सुनने के बाद अल्बेरूनी के इस महान काम किताब उल हिंद को आखिरकार कैसे देखा जाना चाहिए? निस्संदेह ये 11वीं सदी के भारत को समझने का सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक स्रोत है। उसकी वैज्ञानिक दृष्टि, उसकी तटस्थता कमाल की है। उस माहौल की कल्पना करना भी मुश्किल है जिसमें वो लिख रहा था। बिल्कुल, एक तरफ महमूद गजनवी के हमले हो रहे थे, शहर जलाए जा रहे थे, और उस उथल-पुथल के बीच ये अकेला इंसान शांति से बैठकर एक दूसरी सभ्यता के ज्ञान को समझ रहा था। इतिहासकार मोहम्मद यासीन ने क्या खूब कहा है। हाँ, कि ये किताब टकराती तलवारों और जलते नगरों के बीच निष्पक्ष अनुसंधान का एक द्वीप थी। वाह! लेकिन हर ऐतिहासिक स्रोत की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी, कुछ कमियां। बिल्कुल, और उन्हें जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहली और बड़ी सीमा ये है कि उसकी ज्यादातर जानकारी ब्राह्मणों और समाज के ऊंचे तबके से बातचीत पर आधारित थी। मतलब हमें आम आदमी की आवाज सुनाई नहीं देती। सही कहा। उसकी किताब में हमें राजाओं, पंडितों की दुनिया तो दिखती है, लेकिन उस दौर का आम किसान, कारीगर या मजदूर कैसे जीता था, क्या सोचता था, इसका जिक्र लगभग नहीं है। और कोई दूसरी बड़ी कमी ये है कि उसने कुछ बहुत जरूरी विषयों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जैसे कृषि, व्यापार, कला और वास्तुकला। यो समय के समाज की रीढ़ थे, लेकिन अल्बेरूनी इन पर लगभग चुप है। ऐसा क्यों? अब ये कहना मुश्किल है। हो सकता है जिन ब्राह्मण विद्वानों से वो बात कर रहा था उनकी इन विषयों में दिलचस्पी ना हो, या हो सकता है ये अल्बेरूनी का अपना बौद्धिक झुकाव हो। तो कुल मिलाकर अल्बेरूनी की किताबुल हिंद वाकई 11वीं सदी के भारत का एक आईना है। हाँ, एक ऐसा आईना जो शायद हर कोना न दिखाता हो, कहीं कहीं थोड़ा धुंधला हो, लेकिन फिर भी वो हमें जो तस्वीर दिखाता है वो बेमिसाल है। वो हमें उस समाज की ताकत और कमजोरियां दोनों से रूबरू कराता है। एक ऐसे इंसान की नजरों से जो था तो बाहरी, पर जिसकी नजर बहुत गहरी और पारखी थी। बिल्कुल। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अल्बेरूनी ने 11वीं सदी के भारतीयों की दुनिया को लेकर उनकी संकीर्णता पर टिप्पणी की थी।
ये सोचने वाली बात है कि अगर आज 1000 साल बाद अल-बिरूनी जैसा कोई निष्पक्ष विद्वान हमारे समाज का अध्ययन करने आए, तो वह हमारी किन बातों को दुनिया से कटा हुआ मानेगा और किन बातों को वैश्विक जुड़ाव का प्रतीक बताएगा।